तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, ढंग एवं कारक। इसके अंतर्गत हम उद्विकास को समझ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम उद्विकास की समालोचना देखेंगे, फिर उसके बाद उसके कारक को समझेंगे और स्वरूप को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से समाजशास्त्रियों ने सामाजिक उद्विकास की समालोचना की है। जैसे पहले पॉइंट में समाजशास्त्री कहते हैं कि उद्विकासवादियों का ये कहना सत्य नहीं है कि सभी समाजों का उद्विकास एक ही प्रक्रिया द्वारा होता है। सभी समाज पर एक जैसा नियम लागू करना ठीक नहीं है। प्रत्येक समाज अलग अलग परिस्थितियों की देन होता है और समाज का उद्विकास एक ही प्रक्रिया से मानना तर्कसंगत सही भी नहीं है। वहीं समाजशास्त्री दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि उद्विकासवादियों ने प्रत्येक समाज के उद्विकास के समान स्तर माने हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी समाज में कोई चरण पहले हो, कोई बाद में हो, या दो स्तर साथ साथ चले हो। यानी जैसे कि हमने मार्गन द्वारा बताए गए जंगली अवस्था और उसके बाद बर्बर अवस्था और सभ्यता अवस्था, ये जो हमने पढ़ा था, तो उनका यही कहना है कि हो सकता है कि कोई स्तर साथ में चला हो, कोई स्तर आगे पीछे हो, या कोई दो स्तर एक साथ चले हों किसी समाज में। इस तरह से भी हो सकता है, यानी एक क्रम में ही चले हों, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं तीसरे पॉइंट में समाजशास्त्री गोल्डन एज कहते हैं कि उद्विकासवादियों ने प्रसार के महत्व को भुला दिया। यानी उन्होंने कहीं भी अपने उद्विकास की अवधारणा में प्रसार को महत्व नहीं दिया है। वहीं चौथे पॉइंट में समाजशास्त्री कहते हैं कि उद्विकासवादियों ने आविष्कार के महत्व को तो भुलाया ही, सामाजिक उद्विकास स्वतः कम ही होता है, आविष्कार उसे गति प्रदान करता है, ये बात भी उन्होंने नहीं बतलाई। वहीं पाँचवें पॉइंट में समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज का मानना है कि समाज का उद्विकास जीवों की भांति नहीं होता है। सामाजिक उद्विकास में मानव का प्रयत्न महत्वपूर्ण होता है, जबकि जीवों के उद्विकास में प्राकृतिक शक्तियाँ ही सब कुछ होती है। तो इस तरह से दोनों में अलग परिवर्तन है। अगर मतलब सामाजिक उद्विकास में मानव महत्वपूर्ण होता है और जीवों के उद्विकास में प्राकृतिक शक्तियों का महत्व ज़्यादा होता है। वहीं छठे पॉइंट में समाजशास्त्री गिंग्स का मानना है कि ये धारणा कि उद्विकास एक सरल स्थिति से जटिल स्थिति की ओर होने वाला परिवर्तन है, एक गंभीर विवाद का विषय है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक जीवन जटिल होगा ही, क्योंकि मानव जो है अपने ज्ञान और विज्ञान के सहारे जटिलता को सरल बनाने का प्रयत्न करता है, इसीलिए सही नहीं है। वहीं इसी के साथ समाजशास्त्री नाडेल का मानना है कि उद्विकास उन अवधारणाओं में से एक है जिनको प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है, यानी उद्विकास के कोई स्पष्ट नियम नहीं है। और इसी के साथ समाजशास्त्रियों का ये भी मानना है कि उद्विकासवादियों की अध्ययन पद्धति दोषपूर्ण है। वे आरामदल वैज्ञानिक थे। प्रत्यक्ष अवलोकन के स्थान पर उन्होंने अनुमान और यात्रियों के वर्णन को ही अपने अवधारणा में लिया है। वहीं आठवें पॉइंट और एक पॉइंट में समाजशास्त्री कहते हैं कि उद्विकास आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, लेकिन वे आंतरिक शक्तियाँ कौन सी हैं जो इसके लिए उत्तरदायी है, उन शक्तियों का उल्लेख उद्विकासवादियों ने अपनी अवधारणाओं में नहीं किया है। देखिए, इन सभी कमियों के बावजूद भी उद्विकास की अवधारणा ने समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसीलिए समाजशास्त्री मैकाइवर कहते हैं कि अलग अलग अवधारणाओं को एक दूसरे से पृथक करने पर इस सिद्धांत ने महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। अब हम सामाजिक उद्विकास के कारकों को भी समझ लेते हैं। देखिए, समाजशास्त्री आर्गमन ने सामाजिक उद्विकास की 4 कारकों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है आविष्कार, यानी कि समाज में सबसे ज़्यादा परिवर्तन आविष्कार कारण होता है। आविष्कार मानसिक योग्यता, मांग और अन्य सांस्कृतिक तत्वों पर आधारित होती हैं। यानी इन तीनों की उपलब्धि जितनी अधिक होगी, उस समाज में उतने ही अधिक आविष्कार होंगे और वे परिवर्तन भी उत्पन्न करेंगे। जो दूसरा चरण है जो आर्गमन जी ने बताया है सामाजिक उद्विकास के कारकों में, वो है संचय। देखिए, किसी भी संस्कृति के तत्व का ज्यों ज्यों संचय बढ़ता जाता है, वह समृद्ध होती जाती है और इससे आविष्कार के अवसर भी बढ़ते हैं। वहीं जो तीसरा पॉइंट बतला है आर्गमन जी ने सामाजिक उद्विकास के कारकों में, वो है प्रसार। प्रसार को बताते हुए आर्गमन जी कहते हैं कि एक समाज द्वारा किए गए आविष्कार का प्रसार जब दूसरे समाज में भी होता है तो सामाजिक विकास और परिवर्तन व्यापकता और शीघ्र होता है। वहीं चौथे पॉइंट में लिखते हैं सामंजस्य,
यानी कि सामाजिक उद्विकास का चौथा कारक सामंजस्य है। अलग अलग समाजों में और अपने ही समाज में विभिन्न संगठनों, समूहों और संस्थाओं के बीच सामंजस्य बढ़ने पर भी परिवर्तन शीघ्र आता है, क्योंकि एक अंग में परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन पैदा करता है। इसी के साथ अब हम उद्विकास के स्वरूप को भी समझ लेते हैं। देखिए, उद्विकासवादियों ने उद्विकास के 3 प्रमुख स्वरूपों को बतलाया है, जिसमें सबसे पहला है समरेखीय, दूसरा है बहुरेखीय और तीसरा है चक्रीय या फिर पैराबोलिक। तो पहले हम समरेखीय को समझ लेते हैं। देखिए, प्रारंभिक उद्विकासवादियों की मान्यता थी कि समाज का उद्विकास एक सीधी रेखा में एक निश्चित क्रम में से होता है, यानी एक ही क्रम में होता चला जाता है। विश्व के सभी समाज और संस्कृति कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरती है और उनमें विकास का एक ही नियम रहा है। अलग अलग स्थानों पर समान रूप से उद्विकास का कारण मानव की मानसिक एकता है। इसका अर्थ ये है कि यदि मनुष्य को समान पर्यावरण मिले तो वे समान रूप से सोचेंगे। यही कारण भी है कि अलग अलग स्थानों पर समान आविष्कार हुए हैं। देखिए, समरेखीय उद्विकास को मानने वाले विद्वानों में मॉर्गन, कॉमट, बैकोफन, टायलर, डेडन, लेबिहोल आदि ये सभी प्रमुख समाजशास्त्री हैं। और समरेखीय उद्विकासवादी समाज, संस्कृति, धर्म, आर्थिक जीवन, परिवार, विवाह, कला और साथ ही भाषा आदि के विकास के कुछ निश्चित स्तरों और क्रम का उल्लेख उन्होंने किया है। उदाहरण के लिए हमने पहले भी देख लिया है कि मॉर्गन समाज का जो उन्होंने जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्यता अवस्था बताया ये, और इसी के साथ मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों संरक्त परिवार, समूह परिवार और सेंडेनियम परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और साथ ही एक ही परिवार का उल्लेख किया है। तो इस तरह से उन्होंने इन सभी स्तरों का अपने ये जो स्तर बतलाए हैं वो सभी समरेखीय उद्विकास के अंतर्गत हैं। तो समरेखीय उद्विकास को तो समझ लिया, अब दूसरा जो है वो है बहुरेखीय उद्विकास, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, समाजशास्त्री जूलियन स्टुअर्ट ने उद्विकास के समरेखीय सिद्धांत के स्थान पर बहुरेखीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। देखिए, जूलियन स्टुअर्ट का मानना था कि विश्व के सभी समाज और संस्कृतियां उद्विकास के समान स्तरों से नहीं गुजरते हैं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न क्रम रहा है। स्वीडन ने पैरन, मेसो अमेरिका, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की संस्कृति और समाजों का अध्ययन करने पर बताया कि ये सभी अलग अलग क्रमों से उद्विकसित होकर समान अवस्था में पहुंची हैं। बहुरेखीय उद्विकासवादियों का मानना है कि उद्विकास का कोई एक ही क्रम न होकर अनेक क्रम है। उदाहरण के लिए, एक समाज पहले पशुपालन अवस्था में रहकर फिर शिकारी, फिर कृषि और फिर औद्योगिक अवस्था को प्राप्त कर सकता है। परिवार बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और फिर एक विवाह की स्थिति में पहुंच सकता है। तो इस प्रकार बहुरेखीय उद्विकासवाद का जन्म समरेखीय उद्विकासवाद की समालोचना के रूप में हुआ। वहीं तीसरा है चक्रीय या फिर पैराबोलिक उद्विकास। देखिए, इस प्रकार के उद्विकास में विश्वास करने वाले विद्वानों का मानना है कि उद्विकास एक चक्र के रूप में एक घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर या उतार चढ़ाव के क्रम में होता है। उद्विकास से संबंधित यह मत सबसे बाद में आया, इसीलिए जो इस मत को मानने वाले हैं उन सभी विद्वानों को नव उद्विकासवादी कहा जाता है। समाजशास्त्री लेस्ली वाइट इस प्रकार के विचारकों में प्रमुख है और साथ ही लेस्ली जी का मानना था कि उद्विकास एक सीधी रेखा में न होकर अनुवृत्त वक्र रेखा के रूप में होता है, यानी कि जो घोड़े के जो खूर में जो नाल लगे हुए होते हैं उस प्रकार में होता है। उदाहरण तौर पे ले कि जैसे कि शुरू में सामूहिक संपत्ति पाई जाती थी, धीरे धीरे व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व बढ़ा और आज दोबारा राज्य के द्वारा संपत्ति पर सामूहिक अधिकार की धारणा पनपी है। इसी प्रकार से प्रारंभ में मानव वस्त्रों के अभाव में नंगा रहता था। एक समय ऐसा आया जब वो पूरे शरीर को वस्त्र से ढकता था और दोबारा फैशन के नाम पर कम से कम वस्त्र पहने जाने लगे हैं। तो इसी प्रकार से प्रारंभ में यौवन अनाचार की स्थिति थी, फिर एक विवाह का प्रचलन हुआ और आज दोबारा यौवन स्वतंत्रता की दलील दी जाने लगी है। तो इस तरह से पैराबोला के रूप में उद्विकास को हम नीचे
जो चित्र आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब हम सामाजिक उद्विकास और सामाजिक परिवर्तन को भी समझ लेते हैं, यानी कि सामाजिक उद्विकास और सामाजिक परिवर्तन के बीच जो अंतर पाया जाता है उसे समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफिनेशन है थोड़ा बहुत। देखिए, पहले पॉइंट में ये अंतर बताते हुए समाजशास्त्री कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। यह ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी दिशा में हो सकता है, जबकि सामाजिक उद्विकास की एक दिशा निर्धारित होती है। यह हमेशा सरलता से जटिलता, समानता से भिन्नता की ओर होता है। वहीं दूसरे पॉइंट में समाजशास्त्री कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक ढांचे व कार्य या फिर दोनों में किसी भी एक पक्ष में ही हो सकता है, जबकि सामाजिक उद्विकास में समाज के ढांचे और कार्य दोनों में परिवर्तन आता है। वहीं तीसरे पॉइंट में समाजशास्त्री कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन समाज की आंतरिक बाहरी दोनों ही शक्तियों के कारण आ सकता है, जबकि सामाजिक उद्विकास समाज की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। वहीं चौथे पॉइंट में अंतर बताते हुए समाजशास्त्री कहते हैं कि सामाजिक उद्विकास में श्रम विभाजन और विशेषीकरण बढ़ता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। वहीं पांचवें पॉइंट में समाजशास्त्री अंतर बताते हुए कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है और उद्विकास उसका एक ढंग या फिर स्वरूप है। यानी इसका अर्थ हम प्रत्यक्ष उद्विकास परिवर्तन है, किंतु प्रत्येक परिवर्तन उद्विकास नहीं हो सकता है। इसी के साथ छठे पॉइंट में समाजशास्त्री कहते हैं कि सामाजिक उद्विकास के लिए कुछ स्तर और क्रम निर्धारित किए गए हैं, जबकि सामाजिक परिवर्तन की कोई दिशा, क्रम, स्तर निश्चित नहीं होते हैं। वहीं एक पॉइंट में और समाजशास्त्री कहते हैं अंतर बताते हुए कि सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया धीमी और निरंतर होती है, जबकि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी, तेज, निरंतर और रुक रुक कर किसी भी रूप में हो सकता है। वहीं एक पॉइंट में और समाजशास्त्री अंतर बताते हुए लिखते हैं कि सामाजिक उद्विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन में गुणात्मक, संख्यात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। वहीं एक और अंतिम पॉइंट में समाजशास्त्री कहते हैं कि सामाजिक उद्विकास के चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती, जबकि सामाजिक परिवर्तन में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। सामाजिक परिवर्तन नई दिशा में आकर दोबारा उसी स्थिति की ओर भी लौट सकता है। तो इस तरह से हमने उद्विकास को समझ लिया। अब अगले वीडियो में हम प्रकृति के बारे में समझेंगे। तब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।